Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Evidence Act. In the last previous class of Evidence Act, we have already discussed about the concept of document. Document क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. In today's lecture, we will further discuss the definition that is proved, disproved or not proved. देखिए अगर इस डेफिनेशन की हम बात करें, प्रूव्ड क्या होता है? जो सिद्ध हो चुका हो. डिस्प्रूव्ड जो सिद्ध नहीं हुआ. नॉट प्रूव्ड जो सिद्ध होगा ही नहीं, प्रूव ही नहीं हुआ. जो डिस्प्रूव्ड जो प्रूव हो सकता है लेकिन प्रूव नहीं हो पाया. तो क्या इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस है उसको देख लेते हैं. प्रूव कहता है कि फैक्ट सेड टू बी प्रूव. एक फैक्ट है, कोई भी फैक्ट है जो हमने फैक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा. जैसे कि एक फैक्ट है कि ए किल्ड बी. ए किल्ड बी, दिस इज ए फैक्ट. सेड टू बी प्रूव्ड, इसे प्रूव माना जाएगा जब आफ्टर कंसिडरिंग द मैटर्स बिफोर इट. मैटर्स बिफोर इट क्या होता है? कुछ ऐसी चीजें जो कोर्ट के सामने रखी गई, उसके बाद कोर्ट ने या तो बिलीव किया कि ये चीजें हो सकती है, ठीक है, या कंसिडर इट्स एग्जिस्टेंस, या इसकी एग्जिस्टेंस कि हाँ ये चीज वहां पर उपस्थित हो सकती है, या तो ये एग्जिस्ट हो सकती है या उसे कंसिडर किया, माना कि ये वो हो सकती है. सो प्रोबेबल, इतना प्रोबेबल है, इतना उचित है कि प्रूडेंट मैन, और एक प्रूडेंट मैन, एक जो सामान्य मैन जो होता है वो विश्वास कर सकता है. सर्कमस्टेंसेज ऐसी आ गई हैं और एक किसी पार्टिकुलर केस में जो एक्ट अपन द सुपोजिशन दैट एक्ट एग्जिस्ट, और जिससे हमें ये सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि वो चीजें एग्जिस्ट हो सकती है. जैसे ए किल्ड बी, ठीक है, फैक्ट आया कि ए थ्रेटनिंग बी, ए ने बी को थ्रेट किया. ए वांट टू किल बी, ए बी को मारना चाहता था, ठीक है. तो उसका क्या आ गया? मोटिव आ गया. तो मारना चाहता था, मोटिव आ गया. इस चीज से ये बिलीव हो जाता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, कि हो सकता है कि ए ने बी को मारा है, ठीक है. तो अगर कोर्ट को ये चीजें एक्सेप्ट होगी, कोर्ट को लगता है कि ये चीजें हो सकती हैं, कोर्ट इस बात पर विश्वास कर लेती है, तो ये माना जाएगा कि ये फैक्ट क्या हो गया है? प्रूव हो गया है, साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है, ठीक है. जैसे कुछ एविडेंस ला दिए कि ए ने खुद ने कहा कि नाइफ छुपा रखा है कहीं मर्डर करके, मर्डर वेपन आ गया. जब मर्डर वेपन आ जाएगा तो क्या माना जाएगा कि ठीक है ए ने उसको मारने की उसका मोटिव था, तो उसके पास मर्डर वेपन है. फिर जब उसके फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं तो क्या होगा? ये फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए कि उस ए और ने बी को मारा इस चीज के लिए. देखिए फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो रहे हैं उसके जो मर्डर वेपन है, ठीक है. तो ये कुछ कंडीशन. उसके बाद एक विटनेस आ गया, आई विटनेस, जो कहता है जी मैंने बिल्कुल पास से देखा कि ए ने बी के पेट में चारों जो छुरा है वो घोंप दिया है. तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिनसे कोर्ट बिलीव कर रही है कि ये हो सकते हैं, ये है, या ये कंसीडर करेगी कि इनकी उपस्थिति हो सकती है. कि एक सामान्य मैन को जो लगता है कि हाँ इस तरह की चीजें होने से ये साबित हो रहा है कि इसने वो एक्ट किया है, तो क्या माना जाएगा? फैक्ट प्रूव माना जाएगा, जो एविडेंसेस के साथ होता है. डिस्प्रूव क्या होगा? ए फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड एंड आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर द कोर्ट. ने वही सेम चीजें कोर्ट के सामने आई लेकिन कोर्ट ने विश्वास नहीं किया, ना ये माना कि ये चीजें हो सकती है. इसकी नॉन एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल है. नॉन एग्जिस्टेंस का मतलब है कि ए ने बी को किल किया, मर्डर हुआ बॉम्बे में, और उस टाइम में ए जो था वो क्या था? कैलकटा था. तो ये हाईली इम्प्रोबेबल है, ये संभव ही नहीं है कि ए उसी टाइम में बॉम्बे आके मर्डर कर सकता है. तो यहाँ पर आम आदमी को भी, ये प्रूडेंट मैन को, एक समझदार व्यक्ति को जो लगेगा, उसी हिसाब से कोर्ट मानेगी कि ये चीजें नहीं हो सकती, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट है नॉट प्रूव. किसे कहेंगे? ना तो वो फैक्ट प्रूव हो पाया और ना ही वो डिस्प्रूव हो पाया. कि ना तो फैक्ट्स के सामने ऐसे एविडेंसेस आए, ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि थिंग्स आए जिससे ये साबित हो उसके भी प्रूव हो गया, और ना ही ये साबित हुआ कि वो प्रूव नहीं हुआ, तो उसे नॉट प्रूव माना जाएगा. अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करके समझते हैं.
डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिसप्रूव इज अ कन्वर्स ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रूव का ये क्या है, ऑपोजिट है। द एक्सप्रेशन नॉट प्रूव से मतलब माइंड में सीधी सी ये बात आती है कि जब कोई भी ये कह सकता है कि ये चीजें ना तो सिद्ध हो पाई है और ना ही असिद्ध हो पाई है, ना तो ये प्रूफ है और ना ही ये डिसप्रूफ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट प्रूफ। अभी एक मैगजीम है जो मैगजीम भी कहीं ना कहीं इन फैक्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती है, एलाबोरेट कर देती है। दिस लैटिन मैगजीम विच मीन्स फॉल्स इन वन थिंग फॉल्स इन एवरीथिंग। जो चीज एक के लिए झूठ है वो हर एक के लिए झूठ है, ठीक है। जो चीजें हर एक के लिए झूठ है वो सभी के लिए। जैसे मान लीजिए ए ये कहता है कि मर्डर के टाइम पे वो कलकत्ता में था, ठीक है, लेकिन वो मौजूदा टाइम में कहाँ था, बॉम्बे में। तो अगर ये एक बार ये साबित हो गया कि ए जो कह रहा है वो झूठा है, तो बार बार उसी स्टेटमेंट को लेके माना जाएगा कि वो हर एक चीज के लिए भी गलती माना जाएगा। However, it not so strictly ordered it, हालांकि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। इफ इट कैन, अगर ये कह सके कि कोर्ट मस्ट सेपरेट द ट्रुथ फ्रॉम फॉल्स, अब कोर्ट की ड्यूटी है कि वो झूठ और सच को कैसे अलग करेगा। When the falsehood is merely an embroidery to the main story, the whole of the evidence of the witness should not be disbelieved. ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी एक व्यक्ति का एक फैक्ट अगर गलत साबित हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे के सारे फैक्ट जो है वो गलत साबित होंगे और कोर्ट उसको नहीं मानेगी। इन द परस्यूट ऑफ जस्टिस, जस्टिस पाने के लिए वन कैन नॉट अफोर्ड टू चेज द शैडो, न्याय के लिए कोई भी व्यक्ति कभी भी परछाई का पीछा नहीं करेगा, बल्कि जो मुख्य चीजें हैं उसको लाने का प्रयास करेगा, उसे लॉस नहीं करेगा, उसे खोएगा नहीं। Courts have often applied the maxim falsis in nono falsis in omnibus. कोर्ट हमेशा इसी मैगजीम को अप्लाई करती है कि जब एक बार कोई चीज झूठी साबित होगी, इसका मतलब वो एंटायर की, और उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि पूरी की पूरी कहानी भी फिर झूठी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो ये मैगजीम है इसको हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ये बात कही गई है कि कई बार ऐसे फैक्ट्स हो जाते हैं कि जो एविडेंस है किसी विटनेस के वो अनसेफ होता है, कन्विक्शन के लिए काफी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका पूरा का पूरा बयान ही गलत है। कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जिससे ये तो साबित नहीं हो रहा कि एक्यूज ने वो क्राइम किया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सारी चीजें झूठी है। जैसे ए कह देता है कि मैं बी का पति हूं, ये सच्ची बात है। ए कह देता है कि वो उस टाइम में कलकत्ता में था, ठीक है, ये बात मान लो झूठी हो जाती है, इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि वो बी का पति नहीं है, ये बात गलत हो जाएगी। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस मैगजीम को हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें जो सही हो सकती है और कुछ गलत हो सकती है, उसके लिए आप पूरी की पूरी स्टेटमेंट को गलत नहीं कह सकते हो। अब है एक और टर्म मैटर बिफोर इट, में आप क्या क्या चीजें लोगे। मैटर बिफोर इट का मतलब होगा कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये मैटर्स जो है ये सिर्फ एविडेंस की डेफिनेशन में आएंगे। कई बार कोर्ट में कुछ बातें एडमिट हो चुकी हैं, कोर्ट में कोई आके कबूल कर जाता है, या मान लो कभी इन्वेस्टिगेशन हुई है सीपीसी में, उसके तहत हमें कोई भी तथ्य सामने आ जाता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, मैटर बिफोर इट माना जाएगा। इट डज नॉट मीन दैट ओनली एविडेंस टर्म विल इंक्लूड इट, सिर्फ एविडेंस टर्म इसमें इंक्लूड नहीं होगी, कोई दूसरी टर्म भी इसमें इंक्लूड हो सकती है। Therefore, in determining what is evidence other than evidence within the phraseology, the definition of evidence must be read with that of proved. जब हम एविडेंस की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो सिद्ध हो चुका है, तभी वो एविडेंस बना। It would appear therefore that the legislature intentionally refrained from using the word evidence in the definition. इसीलिए तो कोर्ट ने यहाँ पर मैटर बिफोर इट यूज किया है कि मैटर बिफोर इट में सारे फैक्ट्स हैं, जो भी तथ्य सामने आते हैं, लेकिन एविडेंस तो वो चीज है जो क्या हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, उसी को हम कहते हैं उसके पास एविडेंस है, इसका मतलब वो प्रूव हो चुका है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें, ए फैक्ट में बी ओरली एडमिटेड इन कोर्ट, अगर एक आदमी आके वो कोर्ट में कहता है, कुछ एडमिट कर देता है, कुछ स्वीकार कर लेता है, वो एडमिशन क्या है, वो एविडेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। क्योंकि अगर किसी ने आके वहां अगर स्वीकार कर भी लिया तो उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या उसकी फ्री विल थी, क्या वो मजबूरी में तो वो काम नहीं कर रहा, क्या किसी प्रेशर में आके तो वो एडमिट नहीं कर रहा। तो ये सारे फैक्ट्स देखे जाएंगे। जब ये सारे फैक्ट साबित हो जाते हैं कि वो बिल्कुल फ्री विल में एडमिट कर रहा है, तब वो प्रूफ हो जाएगा और वो एविडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि जब तक वो एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा तो इसे आप
कंसीडर करोगे कि कोई भी पार्टिकुलर फैक्ट को प्रूव करना है नहीं करना। इसी तरीके से अगर आप सिविल प्रोसीजर कोर्ट में कोई लोकल इन्वेस्टिगेशन होता है तो उस लोकल इन्वेस्टिगेशन को हम कंसीडर करते हैं, हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एविडेंस बन जाएगा। एविडेंस का मतलब आप मान के चलिए कि जो चीज प्रूव्ड है, जो चीज प्रूव्ड है वो क्या है, एविडेंस है। तो ये है हमारा प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट करने के बाद ही मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर पाऊंगी। और देखिए कोरोना का इश्यू जो है वो कुछ कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अब सुनने में आया है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो भी काफी खतरनाक है। तो प्लीज आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।